नमस्कार। विज्ञान कभी कभी एक जासूसी कहानी की तरह होता है ना। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली, एक अनदेखी सी घटना से, और फिर वो हमें ब्रह्मांड के बहुत गहरे रहस्यों तक ले जाती है। आज हम एक ऐसी ही वैज्ञानिक पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसकी शुरुआत हुई थी बस एक छोटी सी चिंगारी से। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। देखिए, हमारे सामने दो सर्किट हैं और दोनों में एक चिंगारी पैदा हो रही है। लेकिन जरा दाईं ओर वाले सर्किट को देखिए। जैसे ही उस पर रोशनी डाली जाती है, वो चिंगारी कहीं ज्यादा रोशन और मजबूत हो जाती है। यही हमारी जासूसी कहानी का पहला सुराग है। आखिर ये रोशनी ऐसा क्या कर रही है कि बिजली का बहाव तेज हो रहा है? ये कहानी हमें ले चलती है साल 1887 में। हमारे पहले जासूस हेनरिक हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगे हुए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो गलती से एक ऐसी चीज देखने वाले हैं जो फिजिक्स की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हर्ट्ज ने वो पहली चिंगारी तो देख ली, पर वो इस केस में अकेले नहीं थे। इस पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम लग गई। हमारी टाइमलाइन देखिए, कैसे हॉलवॉक्स ने चार्ज का पता लगाया, फिर लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट को बेहतर बनाया, और आखिर में जे थॉम्सन ने उस कण की पहचान की जो इस सब के लिए जिम्मेदार था। चलिए एक एक करके इनके काम को समझते हैं। तो हर्ट्ज की उस खोज ने वैज्ञानिक दुनिया में जैसे एक हलचल सी मचा दी। एक मामूली सी चिंगारी अब एक बहुत बड़ा सवाल बन गई थी। अब ये सिर्फ एक अवलोकन नहीं था, बल्कि एक पूरी जांच बन चुका था, जहां हर नया एक्सपेरिमेंट हमें सच्चाई के थोड़ा और करीब ला रहा था। और फिर आया इस केस में पहला बड़ा ब्रेक थ्रू। विल्हेम हॉलवर्क्स ने एक बहुत ही जरूरी बात पता लगाई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि रोशनी की वजह से जो कण निकल रहे थे, उन पर नेगेटिव चार्ज था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसने जांच को एक नई और सही दिशा दी। हॉलवर्क्स का तरीका बड़ा सरल लेकिन कमाल का था। देखिए, जब एक नेगेटिव चार्ज वाली जिंक प्लेट पर यूवी लाइट डाली गई तो उसने अपना चार्ज खो दिया। जब एक बिना चार्ज वाली प्लेट पर लाइट डाली तो वो पॉजिटिव हो गई, और एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट का चार्ज और भी बढ़ गया। इन सब का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, प्लेट से नेगेटिव चार्ज वाले कण बाहर निकल रहे थे। इस केस पर अगला नाम आता है फिलिप लेनार्ड का। लेनार्ड समझ गए थे कि अगर सही नतीजे चाहिए तो एक कंट्रोल्ड माहौल बनाना होगा। इसलिए उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को खुली हवा से निकालकर एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब के अंदर सेट किया। इससे हुआ ये कि हवा जैसे बाहरी फैक्टर्स का असर खत्म हो गया, और वो सिर्फ रोशनी और मेटल प्लेट के बीच क्या हो रहा है इस पर फोकस कर पाए। लेनार्ड के सेटअप से जो नतीजा निकला वो एकदम साफ था। जैसे ही यूवी लाइट प्लेट पर पड़ती है, सर्किट में करंट दौड़ने लगता है। लाइट बंद, करंट बंद। इससे सीधा सबूत और क्या हो सकता था कि रोशनी ही वो ताकत है जो इन कणों को मेटल से बाहर धकेल रही है। तो अब तक हमारे जासूसों ने काफी सबूत इकट्ठा कर लिए थे। उन्हें पता था कि रोशनी नेगेटिव चार्ज वाले कणों को बाहर निकालती है। अब बस वक्त था उस असली संदिग्ध की पहचान करने का, जो इस पूरे खेल के पीछे था। इस पूरी घटना को, इस अपराध को आखिरकार एक आधिकारिक नाम दिया गया, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव। और वो कण जो बाहर निकल रहे थे, उन्हें कहा गया फोटोइलेक्ट्रॉन्स। ये उस रहस्य की औपचारिक परिभाषा थी जिसे हमारे वैज्ञानिक सुलझाने में लगे थे। और फिर वो बड़ा खुलासा हुआ। साल 1897 में जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। बस पहेली के सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर फिट हो गए। ये रहस्यमयी नेगेटिव पार्टिकल कोई और नहीं बल्कि नया नया खोजा गया इलेक्ट्रॉन ही था। मामला बंद, संदिग्ध की पहचान हो चुकी थी। लेकिन एक अच्छा जासूस सिर्फ ये जानकर नहीं रुकता कि मुजरिम कौन है। असली सवाल तो ये था कि आखिर क्यों और कैसे इन इलेक्ट्रॉन्स के मेटल से भागने का मकसद क्या था और उनका तरीका क्या था। और यहीं पर कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ लिया। एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि एक बहुत तेज, बहुत चमकीली लाल बत्ती भी मेटल से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाती, लेकिन एक बहुत ही धीमी, बहुत ही मंद यूवी लाइट भी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती थी। ये तो बड़ी अजीब बात थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? इसका जवाब छिपा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट में। मतलब ये रोशनी की चमक या तीव्रता का खेल नहीं है, ये तो उसकी ऊर्जा का खेल है जो सीधे सीधे उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रोशनी के पास एक कम से कम जरूरी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी उस लेवल से कम है तो आप रोशनी को कितना भी चमकीला क्यों ना कर दें, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो असल में होता क्या है
देखिए, हर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक खास एनर्जी से पकड़कर रखता है, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं। ये समझिए कि बाहर निकलने के लिए एक एग्जिट फीस है। जब बाहर से आने वाली रोशनी की एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को आजाद होने के लिए जरूरी किक दे पाती है। यही है भागने का तरीका, एनर्जी का ट्रांसफर। और हाँ, एक और मजेदार बात यह है कि सभी पदार्थ एक जैसे नहीं होते। कुछ, जैसे जिंक और कैडमियम, काफी जिद्दी होते हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी वाली यूवी लाइट चाहिए। वहीं लिथियम और सोडियम जैसे कुछ पदार्थ संवेदनशील होते हैं, जो मामूली दिखने वाली रोशनी से भी इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। तो इस पूरी जांच का, इस पूरे केस का आखिरी फैसला क्या निकला? ये सिर्फ एक असर को समझाना नहीं था। नहीं, ये फैसला तो फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी, एक क्वांटम छलांग लगाने वाला था। चलिए एक नज़र में इस केस की फाइल को फिर से देख लेते हैं। सोर्स क्या था? आने वाली रोशनी जो एनर्जी देती है। कण कौन था? इलेक्ट्रॉन जो आज़ाद होता है। तरीका क्या था? रोशनी की एनर्जी का मेटल के वर्क फंक्शन पर काबू पाना। और शर्त क्या थी? कि रोशनी की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कोई मामूली एक्सपेरिमेंट नहीं थे। हर्ट्ज, हॉलवॉक्स और लेनार्ड की इन शुरुआती खोजों ने ही वो नींव रखी जिस पर 20वीं सदी की पूरी क्वांटम क्रांति की इमारत खड़ी हुई। और अब आता है इस केस का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला फैसला। इन एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित कर दिया कि रोशनी सिर्फ एक लहर, एक वेव नहीं है। ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या क्वांटा की तरह भी बर्ताव करती है, जिन्हें बाद में फोटॉन नाम दिया गया। रोशनी का ये दोहरा चरित्र, एक ही समय में वेव और पार्टिकल दोनों होना, यही क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद है। सोचिए, एक मामूली सी चिंगारी ने हमें हकीकत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर रोशनी का ऐसा दोहरा रूप हो सकता है, तो हमारे चारों ओर, हमारी नजरों के ठीक सामने और न जाने कितने गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।